दोस्तों, एक नीरज नाम का लड़का एक ट्रेन के डब्बे के अंदर बैठा था, ट्रेन के अंदर सफ़र कर रहा था। तभी रास्ते में एक स्टेशन आता है और उस स्टेशन से कुछ लोग उस डब्बे के अंदर चढ़ते हैं, जो कि पानी वगैरह मूंगफली वगैरह बेचा करते हैं ट्रेन के अंदर। और उसमें एक लड़की भी थी जो कि पानी बेच रही थी। जो नीरज था उसे प्यास लगती है तो वो उस लड़की से पानी मांगता है और लड़की उसको पानी दे देती है। और जैसे ही पैसे लेने का टाइम होता है तो उन दोनों की एक दूसरे से निगाह मिलती है, नज़रें मिल जाती हैं और यहाँ पर लड़की उसको देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। आखिर कौन थी वह लड़की और क्यों नीरज को देखकर इस तरह से रोने लगी? पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरौत और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज की जो एक घटना है ये निकल कर आ रही है आगरा के कुबेरपुर से। आगरा के कुबेरपुर में एक लड़का होता है जिसका नाम होता है नीरज। नीरज शादी के योग्य हो चुका है, तो नीरज के घर वाले हैं उसके लिए एक लड़की ढूंढते हैं। लड़की उन्हें मिल भी जाती है टूंडला से, और टूंडला से जो लड़की होती है उसका नाम होता है रेखा। उसके घर में उसकी माँ, उसका भाई और उसकी भाभी रहा करते हैं। अब रेखा देखने में ठीक ठाक थी, तो नीरज और रेखा की शादी हो जाती है। शादी बड़ी ही धूमधाम से होती है। नई दुल्हन घर आती है नीरज के पास और नीरज भी बड़ा खुश है। नीरज के घर वाले भी बड़े खुश हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत होती है। जो नीरज की पत्नी थी रेखा, वो अपनी माँ की यानी कि नीरज की सास की कुछ ज़्यादा ही बातें माना करती थी। और दोस्तों, इन रिश्तों में ऐसा ही होता है, जहाँ पर पत्नी अपनी माँ की सीख मानने लगे तो वहाँ पर रिश्ते थोड़ा कम चला करते हैं। ऐसा ही कुछ इस कहानी में होता है। जो नीरज की सास थी वह अपनी बेटी को उल्टा सीधा सिखा दिया करती। कह देती कि भाई हमने तेरा ब्याह किया है, ना कि तुझे बेच दिया है, और तू रानी की तरह रहे, वहाँ पर तू काम क्यों करेगी, तू काम नहीं करेगी वहाँ पे। इस तरह की बातें जो नीरज की सास है वो उसकी बीवी यानी कि रेखा को सिखा दिया करती है। रेखा भी उन बातों पर अच्छी तरह से अमल किया करती और ऐसा ही अपनी ससुराल में किया करती। स्टार्टिंग में नीरज के घर वाले और नीरज सोचते हैं कि भाई चलो, स्टार्टिंग में अभी नई नई शादी हुई है, नई जगह है, तो इस वजह से इसको ऐसा लग रहा है कि भाई ऐसा कुछ करना चाहिए, थोड़े दिन में देखो ये सुधर जाती है। तो लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो रेखा थी वो अपनी माँ की सारी के सारी सीख को अच्छी तरह से मान रही थी, ना कि सास की और ना ससुर की। अपनी सास ससुर से वो उल्टा मुंहजोरी करती और नीरज का भी कोई भी कहा नहीं माना करती। नीरज उसको समझाता है कि भाई ऐसा मत कर, ये तेरा ससुराल है और तुझे इसी को देखकर रहना है, ना कि अपनी माँ की सीख में चलकर तुझे वो चीज़ करनी है जो वो सिखाती है। लेकिन यहाँ पर रेखा कहाँ मानने वाली थी, वो नीरज की एक नहीं मानती और अपनी माँ की सीख में चला करती है। इसी तरह से कुछ दिन और गुजरते हैं और जो नीरज की सास है यानी कि रेखा की जो माँ है वो उससे कह देती है कि भाई तू ऐसा कर, तू वहाँ से आ जा, वो ज़्यादा तेरे को परेशान कर रहे हैं और इससे तलाक लेंगे। इधर जो रेखा थी वो अपनी माँ की सीख मानकर नीरज के यहाँ से बिना बताए अपने गांव टूंडला चली जाती है। वहाँ पर जो रेखा की माँ थी वो इस बात से बड़ी खुश हो जाती है कि भाई बेटी ने मेरा कहा माना और वो अपने घर को छोड़कर यहाँ पे आ चुकी है। अब वो उससे कहती है कि कोई नहीं, ये वाला अच्छा नहीं था, तेरा दूसरी शादी करवाएंगे, तो इसको तलाक दे दे। और यहाँ पर जो रेखा की माँ है वो उससे तलाक की बातें करती है, तो जो रेखा है वो तलाक के लिए राज़ी हो जाती है और तलाक के कागज़ नीरज के पास भेज दिए जाते हैं। तलाक का केस चलता है और तय होता है कि जो नीरज है वो रेखा को 4 लाख रुपए नकद देगा और उसके बाद उन दोनों का तलाक हो जाता है। नीरज 4 लाख रुपए इकट्ठा करके रेखा को दे देता है। अब इसके बाद नीरज अपने घर है और रेखा अपने घर है। दोनों का जीवन अलग अलग हो चुका है, दोनों का एक दूसरे से कोई भी कांटेक्ट नहीं है। ऐसे ही करते कुछ दिन गुजर जाते हैं और कुछ दिन बाद क्या होता है, जो नीरज है उसके पिताजी की तबीयत थोड़ी सी खराब हो जाती है। तो नीरज अपने पिता को लेकर ग्वालियर के एक हॉस्पिटल में जाकर भर्ती करा देता है। वहाँ पर जाकर जैसे ही वो अपने पिता को भर्ती कराता है तो डॉक्टर बताते हैं कि भाई तुम्हें कुछ पैसों की ज़रूरत होगी, इनके कुछ टेस्ट कराने हैं कि भाई क्या बीमारी है जिस वजह से इतने परेशान हैं और उसके लिए कुछ पैसे चाहिए होंगे, तो तुम पैसों का इंतज़ाम करो। तो नीरज वहाँ से ग्वालियर से वापस आगरा आता है।
पैसों का इंतज़ाम करने के लिए। और इंतज़ाम करने के बाद वो दोबारा से आगरा कैंट से ट्रेन के अंदर चढ़ता है और ग्वालियर की तरफ वो ट्रेन रवाना हो जाती है। रास्ते में एक स्टेशन पड़ता है मुरैना। अब दोस्तों जो मुरैना स्टेशन होता है वहाँ से कुछ लोग नीरज वाले डब्बे में कुछ सामान बेचने के लिए चढ़ते हैं, जैसे कि चना हुए, पानी हुआ, मूंगफली वगैरह बेचने के लिए जैसे लोग चढ़ते हैं। तो उन्हीं में एक लड़की चढ़ती है जो कि पानी बेच रही थी डब्बों में जा जाकर, और नीरज जो होता है उसको थोड़ी सी प्यास लगी थी तो उस लड़की से वो पानी के लिए बोलता है। वो लड़की आकर नीरज को पानी देती है और जैसे ही पैसे लेने का टाइम होता है तो उन दोनों की आंखें एक दूसरे से मिल जाती हैं। नीरज देखता है कि ये तो मेरी वही पत्नी है जिसको मैंने तलाक दिया था और ये अब यहाँ पर पानी बेच रही है ट्रेन के डब्बे के अंदर। ऐसा देखने के बाद नीरज को भी एक झटका सा लगता है और जो रेखा होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं उस चीज़ को देखकर। वह नीरज से पैसे नहीं लेती है, लेकिन यहाँ पर नीरज नोटिस करता है कि जो रेखा है उसकी मांग में सिंदूर है और पैरों में पजेब हैं। इस तरह से है कि जैसे एक सुहागन स्त्री हो, यानी कि उसने कहीं शादी कर ली हो। तो नीरज उससे कहता है कि नहीं, पैसे तो तुम ले लो, लेकिन जो रेखा है वो पैसे लेने से मना कर देती है और फूट फूट कर रोने लगती है। अब रेखा ने पैसे लेने से मना किया था। नीरज उसको चुप कराता है, उसका धैर्य बनाता है और उसको अपने पास वाली सीट पर बैठाता है। तभी दोस्तों ट्रेन चलने लगती है और नीरज रेखा से कहता है कि भाई ट्रेन चलने लगी, तुम ऐसा करो उतर जाओ। लेकिन जो रेखा है वो कहती है कि नहीं, अगले स्टेशन पर हम लोग उतर जाएंगे और उधर से दूसरी वाली ट्रेन में भी पानी बेचने का काम हम करते हैं। तो यहाँ पर जो रेखा है वो नीरज के पास बैठ जाती है और उसके बाद जो नीरज है वो रेखा से पूछता है कि आखिर तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई। तो जो रेखा होती है जो कि फूट फूट कर रो रही थी, वो अपने आंसुओं को रोकती है और नीरज को अपनी आप बीती बताती है। वो बताती है कि तुमसे तलाक होने के बाद मैं अपने घर में रहने लगी। जब तक मेरे पास वो पैसे थे जो तुमने दिए थे, भैया भाभी ने हमें अच्छी तरह से रखा, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो पैसे ख़त्म हो गए तो भैया भाभी ने पहले तो माँ को वृद्धाश्रम छोड़ा और मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं घर से जैसे ही भैया भाभी ने निकाला तो मेरे मामा के यहाँ पर मुरैना में मैं रहने के लिए आ गई। मामा मेरे को ले आए और इनके पास मैं रहती हूँ और इस तरह ट्रेन में पानी बेचकर अपना 2 पैसे का धंधा बना रखा है, क्योंकि जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पर 2 पैसे का धंधा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों उसके बाद नीरज कहता है, क्या तुमने दूसरी शादी कर ली? यहाँ पर जो रेखा होती है वो कहती है कि नहीं, मैंने दूसरी शादी नहीं की। फिर वह पूछता है कि ये सिंदूर और पैरों की पायल ये किसके नाम के पहन रखे तूने? तो रेखा बताती है कि ये तुम्हारे ही नाम के हैं और मैंने अब भी तुम्ही को ही पति मान रखा है और तुम्हारे ही नाम का सिंदूर लगाती हूँ, तुम्हारे ही नाम की चूड़ियाँ पहनती हूँ और तुम्हारे ही नाम की पायल मैंने पहन रखी है। अब दोस्तों इसके बाद जो नीरज होता है वो उससे कहता है कि हमारा तो तलाक हो चुका है, तुमने अब भी मेरे नाम का सिंदूर क्यों लगाया हुआ है? और इसके पैसे भी मैं तुम्हें दे चुका हूँ, यानी कि तलाक होने के बाद जो रकम तय की गई थी वो पैसे भी मैंने तुम्हें दे दिए हैं। रेखा फिर से रोने लगती है और नीरज फिर से एक बार उसको चुप कराता है। अब इसी बीच जो ट्रेन थी वो दूसरे स्टेशन पर पहुंच जाती है। अब नीरज रेखा से कहता है कि भाई तुम्हारा स्टॉप आ गया, अब तुम उतर जाओ। लेकिन रेखा यहाँ पर कहती है कोई दिक्कत नहीं, मैं अगले वाले स्टॉप पर उतर जाऊँगी और वहाँ से फिर रिटर्न में पानी बेचती हुई ट्रेन के अंदर आ जाऊँगी। इसके बाद जो नीरज है और रेखा है दोनों एक साथ बैठे हुए हैं और इसके आगे और बातें करते हैं। जो नीरज है वो रेखा से कहता है कि अब तुम्हारा किस तरह से काम चल रहा है, यानी कि मामा के वहाँ पर तुम रहती हो, अच्छी तरह से तो रहती हो ना? रेखा फिर से एक बार फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने अपने घर को इस तरह से उजाड़ लिया, अपनी माँ के कहे में चलकर। आज फ़िलहाल वो माँ भी मेरे पास नहीं है और मेरे भाई भाभी जो मुझे हर तरह की सांत्वना दिया करते थे उस टाइम पे, वो भी आज मेरे पास नहीं है। केवल मेरे मामा हैं जो मुझे रखते हैं और मेरे खाने पीने का ख्याल रखते हैं, लेकिन वहाँ भी मैं काम करके अपने दम पर ही जीती हूँ। अब इसके बाद जो रेखा है वो नीरज से पूछती है क्या तुमने दूसरी शादी कर ली? नीरज यहाँ पे कहता है कि नहीं, अभी मुझे कुछ काम धंधा करना है, काम धंधा करने के बाद दूसरी शादी करूँगा। रेखा पूछती है कि अब तुम कहाँ जा रहे हो? तो नीरज बताता है कि ग्वालियर में एक हॉस्पिटल के अंदर बाबूजी की तबीयत ख़राब हो गई है
और उनके टेस्ट होने हैं और टेस्ट के लिए मैं पैसे लेकर जा रहा हूँ। उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। रेखा झट से बोल पड़ती है कि मुझे भी आपके साथ जाना है बाबूजी को देखने के लिए। मैंने अभी तक आपको पति मान के रखा है, तो मैं उनको देखूंगी और उनका हालचाल जानूंगी। नीरज कहता है कि नहीं, तुम्हारा तलाक हो चुका है, तुम मेरे साथ नहीं आ सकती। रेखा ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो मैंने अपनी माँ के कहे में आकर तुमसे इस तरह का व्यवहार किया, तुम्हारे परिवार के साथ इस तरह का व्यवहार किया, मुझे माफ़ कर दो। तो यहाँ पर जो नीरज होता है वो कहता है कि जो हमारा तलाक है वो परिवार वालों के सामने हुआ था, तो इस तरह से मैं तुम्हें अकेले माफ़ नहीं कर सकता। तभी रेखा पलटकर कहती है, तो चलो मैं बाबूजी को देखने के लिए चलती हूँ तुम्हारे साथ, और वहाँ पर उन्हीं की इच्छा से हम लोग एक साथ रहेंगे। अब नीरज भी थोड़ा टाल मटोल करके आखिरकार मान ही जाता है कि भाई चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो रेखा होती है वो अपने पानी को दूसरी पानी बेचने वाली लड़की को देती है और कहती है कि मैं आकर हिसाब कर लूँगी। और वो दोनों उस ट्रेन से ग्वालियर की तरफ चल देते हैं। ट्रेन ग्वालियर की तरफ जा रही है। रेखा जो है वो अपने मामा के पास फ़ोन करती है और उन्हें बताती है कि मैं नीरज के साथ ग्वालियर जा रही हूँ और मैंने इनसे माफ़ी मांगी है, अगर ये मुझे अपना ले तो मैं इनके साथ ही चली जाऊँगी। मामा जो होते हैं वो समझदार थे, वो बड़े खुश होते हैं। वो कहते हैं कि बेटी बड़ा अच्छा होगा अगर नीरज तुम्हें अपना ले, तो ज़िंदगी बहुत बड़ी है, अकेले से नहीं काटी जाएगी। तो यहाँ पर इस तरह से वो कहने के बाद वो फ़ोन को काट देती है और अब ट्रेन धीरे धीरे ग्वालियर पहुँच जाती है। ग्वालियर पहुँचने के बाद वो दोनों उतरते हैं और उतरने के बाद उस हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं जहाँ पर उसके पिताजी बीमार थे। पैसों को भर दिया जाता है हॉस्पिटल के अंदर और पिताजी का जो टेस्ट के लिए सैंपल जाना था वो चला जाता है। उसके बाद नीरज और रेखा दोनों उसके पिताजी के पास जाते हैं और रेखा आकर अपने ससुर के पैरों में पड़ जाती है और गिड़गिड़ाने लगती है एक तरह से, पिताजी बाबूजी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, नीरज से कहो मुझे अपना लेगा और मैं और नीरज दोनों एक साथ रहना चाहते हैं। अब यहाँ पे जो नीरज का पिता होता है वो कहता है कि बेटी कोई दिक्कत नहीं, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, और मैं इस चीज़ के लिए सहमति देता हूँ कि तुम दोनों एक साथ रहो। अब दोस्तों इसके बाद 2 दिन तक वो वहीं पर रहते हैं और 2 दिन के बाद जो नीरज के पिताजी का टेस्ट का सैंपल गया था उसकी रिपोर्ट आती है। डॉक्टर बताता है कि इनको कोई भी गंभीर बीमारी नहीं है, मैं 7 दिनों की दवाई दे रहा हूँ और ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब इसके बाद जो नीरज है वो रेखा से कहता है कि नहीं भाई, तुम्हें हम इस तरह से अपने साथ नहीं रख सकते, तुमने फिर से उसी तरह की गड़बड़ी की तो। रेखा फिर से कहती है कि मुझसे गलती हो गई, अब मैं बार बार ऐसी गलती नहीं करूँगी। तो नीरज उसके मामा का फ़ोन नंबर लेता है और उसके मामा से बात करता है कि भाई ये इस तरह से कह रही है, क्या मैं इसे अपने साथ ले जाऊं? तो उसका मामा भी खुशी खुशी हामी भर लेता है और कह देता है कि बेटा अगर तुम लोग एक साथ रह सकते हो तो इससे अच्छे भली बात क्या होगी। तो यहाँ पर नीरज उसके बाद अपने पिताजी से पूछता है, पिताजी इसको अपने साथ ले जाना सही रहेगा? तो यहाँ पर जो पिताजी है वो कहते हैं कि बेटा सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, आखिर है तो तुम्हारी पत्नी ही और इसने अपनी मांग में तुम्हारे नाम का सिंदूर आज तक भर रखा है। तो यहाँ पर नीरज, रेखा और उसके पिताजी वापस आगरा आ जाते हैं और आगरा आने के बाद नीरज रेखा को अपने घर लाता है और अपनी माँ के सामने खड़ा करता है। माँ बहू को देखकर थोड़ा सा गुस्सा थी, थोड़ा सा नाराज़ थी, लेकिन यहाँ पर रेखा जो होती है अपनी सास के पैर पकड़ लेती है और कहती है कि माँ जी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा जो अब तक आपके साथ मैंने किया था। तो माँ भी नरम दिल होती है, वो भी उसको माफ़ कर देती है और कहती है कि आखिर है तो तू मेरी बहू और मेरे बेटे का ही घर बसेगा अगर तू मेरे पास आएगी तो यहाँ पर नीरज और रेखा का घर बस जाता है। रेखा अपने घर को अच्छी तरह से संभालती है और अब ना ही वो अपनी माँ से बात करती है, ना ही अपने भैया भाभी से बात करती है। कभी कभार वो बातें किया करती है तो अपने मामा से बातें करती है, बाकी वो किसी से भी बातें नहीं करती। तो यहाँ पर ये परिवार हंसी खुशी रहा करता है। तो ये थी आज की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी दोस्तों इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है अगर कोई सीखना चाहे तो। बाकी जैसी भी लगी हो आपको कहानी बता देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।